तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और दोनों बेटियों ने शिवसेना क्यों ज्वाइन की, और वो भी वो फैक्शन जिसके चलाने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आज के दिन में कानून के हिसाब से एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे वाली सेना असली शिवसेना नहीं है। कमाल की बात है, जिस आदमी के ख़ानदान ने शिवसेना शुरू की वो आज उनको ऑफिशियल शिवसेना का स्टेटस उनके पास नहीं है, उनका इलेक्शन का सिंबल उनके पास नहीं है और काफ़ी कुछ उनको खोना पड़ा, गंवाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनका ही एक समय अपना बहुत खास रहा शिवसैनिक एकनाथ शिंदे बहुत सारे एमएलए को लेके एक डिफरेंट ग्रुप बना लेता है और नई शिवसेना का फैसला कर लेता है। और आज उसी नई शिवसेना में प्रदीप शर्मा की पत्नी और दोनों बेटियां एक भव्य फंक्शन में, बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। और कहाँ किया गया आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये फंक्शन जहाँ पे हज़ारों लोगों ने शिरकत की, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी निवास नंदनवन वर्षा बंगलों पे। ये दोनों बंगले इकट्ठे करके एक बड़ा सरकारी निवास बनाया गया मुख्यमंत्री। वहाँ के बाकायदा पंडाल लगाया गया, लोगों के चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त किया गया और पहुँचने वाले लोग जब अंधेरी से निकले थे, अंधेरी ईस्ट से, जो काफ़ी लंबा समय है मालाबार हिल पे स्थित चीफ मिनिस्टर के बेंगलोर से, मीलों का सफ़र करके वो लोग पहुँचे। ये बात दूसरी है कि उनको ले जाने में बहुत सारी बसेस थी, गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल वाले थे और सब लोगों को बड़ी शान और शौकत से सजा धजा के ले जाया गया। और बड़ी बात ये थी कि उसमें 80% महिलाएं थी। ये एक बड़ी बात है। चीफ मिनिस्टर के सामने महिलाओं ने शिवसेना जिंदाबाद के नारे लगाए, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद के नारे लगाए, प्रदीप शर्मा और उसकी पत्नी स्वीकृति शर्मा के शान में नारे लगाए और सबकी अच्छी आओ भगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद की। अब इस सब कुछ का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा पिछोकर देखना पड़ेगा। समझा ये जा रहा था कि 3-4 महीने में जो महाराष्ट्र असेंबली की इलेक्शन होने वाली है उसमें प्रदीप शर्मा खुद इलेक्शन लड़ेंगे, पर अब लगता है कि वो नहीं, उनकी पत्नी शिवसेना की कैंडिडेट हो सकती है। उसके दो कारण, एक तो प्रदीप शर्मा को जो उसका केस है, जो हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दी थी, उसके खिलाफ प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया हुआ और वहाँ पे किसी कारण से उसने कुछ पर्सनल या कुछ किस्म की बातें बता के एक टेम्परेरी रिलीफ ली हुई है। रेगुलर बेल अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है। तो प्रदीप शर्मा को कहीं ना कहीं लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इलेक्शन लड़ूं और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी पक्ष कहे कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट से तो रियायत मांग रहा है और यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। अब रियायत कैसे मांगी है, उसको कैसे मिला, इसका कोई
सामने बात आ नहीं रही। आप भी सर्च करके देख लो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, प्रदीप शर्मा का नाम कुछ भी डालो, कुछ आता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके केस का स्टेटस क्या है। हालांकि कानूनी बात करें तो जब इस आदमी को हाई कोर्ट आपको उम्र कैद की सज़ा देती है, अगर आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो सज़ा के खिलाफ, तो पहले आपको जेल में जाना पड़ता। जेल जाने के बाद आप अपील कर सकते हो। लेकिन प्रदीप शर्मा जेल नहीं गए। उन्होंने किसी और तरीके से टेम्परेरी रिलीफ ये लिया कि मुझे अभी जेल ना जाना पड़े, मुझे रियायत दी जाए, मेरा ये काम पेंडिंग है, ये काम करना है, उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा। उस बेस पे इनको एक लंबा मौका इतना दिया गया था। उनके अपने साधन हैं, उनकी अपनी किस्मत है, अपना कानून है, कानून का तो देखते हैं आगे क्या होता है। शायद इसीलिए प्रदीप शर्मा ने खुद इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। आज मैं कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा जब पिछली बार 2019 में उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ी थी नालासपाड़ा से, वसई बरार के नज़दीक। भाई ठाकर के कैंडिडेट के खिलाफ अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन हार गए। तब भी शिवसेना की टिकट थी, लेकिन तभी शिवसेना के मुखिया थे उद्धव ठाकरे और पार्टी एक थी। उसके पहले जब प्रदीप शर्मा थाना में नियुक्त थे, सस्पेंड डिसमिस होने के बाद जब उनको वापस शिवसेना सरकार में लाती है, पुलिस फोर्स में लाती है, तो उनको थाना में क्राइम ब्रांच का इंचार्ज लगाया जाता है और साथ में एंटी एक्सटॉर्शन सेल वो भी उनको दिया जाता है। परमवीर सिंह जो बाद में मुंबई के चीफ कमिश्नर बने पुलिस के, वो तभी थाना के पुलिस कमिश्नर। अच्छी जोड़ी निभी इनकी। और आपको सबको मालूम होगा कि एकनाथ शिंदे उस समय जो साबित सबूत शिवसेना थे उसके थाना के स्ट्रॉन्ग मैन थे। थाना जिले में एकनाथ शिंदे की मर्जी के बिना कहते हैं पत्ता हिल नहीं सकता और पंछी पर नहीं मार सकता। इसी किस्म की हालत एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद, जो उसके पहले जो लीडर थे शिवसेना के थाना में, दिगे, आनंद दिगे, उनके समय भी थी। पूजा करते थे लोग आनंद दिगे की। और उनके मरने के बाद जब एकनाथ शिंदे ने कमान संभाली तो ये भी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। और लगता ये है कि जब शिवसेना इकट्ठी थी, उद्धव ठाकरे मुखी थे और एकनाथ शिंदे थाना के चीफ थे, उस समय प्रदीप शर्मा और एकनाथ शिंदे की नज़दीकियां बड़ी होंगी। क्योंकि थाना में काम करना है तो शिंदे की मर्जी के बिना नहीं कर सकते आप। इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुत से काम शिंदे के कहने पर प्रदीप शर्मा ने किए होंगे और बहुत से काम प्रदीप शर्मा के कहने पे शिंदे ने सरकार से करवाए होंगे। और कहते तो ये भी है कि नालासपाड़ा की टिकट भी एकनाथ शिंदे ने लेके दी थी। कुछ भी हो, प्रदीप शर्मा की शिंदे के साथ नज़दीकियां जग जार और वही नज़दीकियां आज उनके काम आ रहे हैं। रिटायर होने के बाद, इलेक्शन हारने के बाद प्रदीप शर्मा ने फाउंडेशन बनाई, PS फाउंडेशन, प्रदीप शर्मा फाउंडेशन। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि डेरी ईस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फेस, किताबें, यूनिफॉर्म,
इलाके की साफ सफाई, कचरा उठाना, लॉ एंड ऑर्डर, सब चीज़ों पे काफ़ी काम किया और लोगों में काफ़ी अच्छी गुडविल है। और अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट अरविंद रावायकर, वो भी अंधेरी ईस्ट के, उनके लिए पीएस फाउंडेशन ने बहुत काम किया। अब एक तरीके से अरविंद रावायकर की मदद भी इनको मिलेगी। हो सकता था कि प्रदीप शर्मा के नाम पे इतनी वोट उनको नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी पास हिस्ट्री कुछ कंट्रोवर्शियल, लोग शायद नहीं अच्छा समझते होंगे। नहीं, अगर जीतना होता तो रावतपाड़ा से भी जीत सकते। तो शायद ये ग्राउंड रियलिटीज प्रदीप शर्मा ने समझ ली होंगी और जो गुडविल है उस इलाके में, उसको अपनी पत्नी के नाम में तब्दील करने में उनको अच्छा लगा। और जब समय के मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पे हो, आपके परिवार के सर पे हो, वहाँ के शिवसेना के दिवंगत नेता अरविंद रावायकर आपके साथ हों और आप उस इलाके में 30-40 साल से रह रहे हो, पुराने सब जानते हैं आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी पत्नी जीत भी जाए। अब देखना होगा इनके मुकाबले उद्धव विंग जो धड़ा है, जो एक शिवसेना का दूसरा जो हिस्सा उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो किस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं वहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। अगर पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात लें तो उसमें शिंदे ग्रुप का नुकसान हुआ था, बीजेपी का तो बहुत बुरा नुकसान हुआ था और उद्धव ठाकरे ग्रुप को बहुत फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ, शरद पवार की एनसीपी को भी फायदा हुआ, जिसको उसके अपने भतीजे ने तोड़ दिया था शिंदे की तरह, अजीत पवार ने, उसका बहुत नुकसान हुआ। अब देखना होगा कि वही मराठी मानुष जो अब भी ये समझता है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ के सही काम नहीं किया, क्या वही फीलिंग अभी असेंबली इलेक्शन में भी कायम रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो वेव कंटिन्यू रहती तो लगता है मुकाबला बहुत टफ होगा। अब ये एक मुंबई की सेलिब्रिटी सीट बन गई। इस मुख्यमंत्री के घर में इतना बड़ा फंक्शन करके वहाँ की पत्नी बेटियों को शिवसेना में शामिल करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती। और शिंदे का ये कहना कि पीएस फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं भी उस इलाके में अच्छे काम का ध्यान रखूँगा, मेरे से जो होगा मैं करूँगा। अब पैसे वैसे की तो कोई चिंता है नहीं, बात तो गुडविल की, किस कैंडिडेट की गुडविल वहाँ पे अच्छी होगी। और ये भी देखना होगा कि उस सीट से कहीं जो इंडिया अलायंस है उसमें कहीं ये सीट कांग्रेस के पलड़े में तो नहीं पड़ जाती, फिर उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट नहीं होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लास्ट इलेक्शन में शिवसेना के पास ही थी ये सीट और प्रदीप शर्मा वहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ से टिकट नहीं मिली, इसलिए उनको नाराजपाड़ा जाके लड़ना पड़ा, विरार बसई के पास, समुद्र पार करके, खाड़ी पार करके। अब मैथ जो है, पॉलिटिकल मैथ, वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा। देखना ये भी होगा कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट से प्रदीप शर्मा के केस में क्या डेवलपमेंट आती है। अगर प्रदीप शर्मा
अपनी पत्नी को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी बहुत बड़ी एक पर्सनल लेवल पे जीत होगी। कहीं ना कहीं उनको अंदर से मालूम है कि वो पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। कानून की सुई उनके ऊपर लटकी हुई है, तलवार कानून। वो चाहते हैं कि उनकी गैर हाजिरी में उनकी पत्नी और बेटियां, हर बाप चाहता वो सुरक्षित रहें। पॉलिटिकल हालात तो कभी भी बदल जाते हैं, पॉलिटिकल मास्टर कभी भी बदल जाते हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन कभी भी बदल जाती हैं, लेकिन जब आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती, सरकारी प्रोटेक्शन, गनमैन, पहरा और अफसरों का आपको सम्मान देना, लोगों तक आपकी पहुंच, सरकार तक आपकी पहुंच, बहुत कुछ मिल जाता। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर प्रदीप शर्मा ने सोचा कि मैं अगर किसी तकलीफ में भी हूँ, इनके साथ नहीं हूँ, वो इनका फ्यूचर, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा वो बरकरार रहे। कई बार ऐसा होता है कि एक सरकार आपको सिक्योरिटी दे देती है, जब दूसरी सरकार आती है तो वो छीन लेती है। लेकिन जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपकी वो सिक्योरिटी छीनी नहीं जाती। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आपका हक बनता है वो आपको मिलता है। पंजाब में हमने देखा कि जो मूसेवाला, वो कांग्रेस के समय पे अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली थी। उसने कांग्रेस टिकट से इलेक्शन लड़ी लेकिन हार गया। उसके बाद आप सरकार ने उसकी सिक्योरिटी कम कर दी, कम क्या बहुत ज़्यादा कम कर दी, और उसका मर्डर हो जाता। आज तक लोग ब्लेम करते हैं कि पंजाब सरकार की सिक्योरिटी कम करने से मूसेवाला का कत्ल हुआ। ये सरकारें बदलने से बहुत सी इक्वेशन बदल जाती हैं। प्रदीप शर्मा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ये फैसला किया होगा। मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि शायद उनकी पत्नी की जगह पे उनकी बेटी भी इलेक्शन लड़ सकती। अब ये कहने को कुछ और कहा जाता है, अंदर की बात कुछ और भी हो सकती। लेकिन एक बात पक्की है कि प्रदीप शर्मा को इलेक्शन नहीं लड़े, हालांकि काम वही कर रहे हैं पूरा। मैं 2-2.5 महीने से अपने सोर्सेस से सुन रहा हूँ कि प्रदीप शर्मा अपने हल्के में घर घर जा रहे हैं, पीएस फाउंडेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, मीटिंग रखी जा रही हैं, गली मीटिंग, मोहल्ला मीटिंग, चर्चाएं हो रही हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप, एडुकेशन कैंप सब लगाए जा रहे हैं, काम हो रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन डिक्लेयर होती है, कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर होंगे, तभी जाके फाइनली क्लियर होगा कि कौन लड़ेगा इलेक्शन, कौन होगा मैदान में। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।